फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में। माय डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई स्टार्ट किया जाए आज की इस क्लास को। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दीजिए ताकि मैं कंफर्म हो सकूं और उसके बाद जो है आज की क्लास की शुरुआत कर सकूं। जी हाँ बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है उन सभी छात्रों के लिए जो बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप लोग कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आप लोग जो है हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं। एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, बिहार पैरामेडिकल अर्जुना बैच। फुल कोर्स रहेगा। इस कोर्सेज़ में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, और उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लास्ट 15 ईयर्स का PYQ भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो अब इस बैच को परचेस करने के लिए आप लोग को हमारे एप्लीकेशन स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद अपने ऐप में आपको खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद पेड कोर्स में जाके आप लोग वहाँ पे बिहार पैरामेडिकल अर्जुना बैच को परचेस कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बच्चों। यहाँ पे हर एक प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, देन आंसर करना है। ओके, काफ़ी अच्छा प्रश्न कहूँगा मैं इसे। ठीक है, मोमबत्ती की ज्वाला का प्रदीप्त भाग कौन सा है? यानी मोमबत्ती की जो ज्वाला का प्रदीप्त भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा भाग होता है? मध्य क्षेत्र वाला, या सबसे आंतरिक भाग वाला, या संपूर्ण ज्वाला वाला, या बाह्य क्षेत्र वाला? यानी मोमबत्ती की ज्वाला का जो प्रदीप्त भाग होता है ना, यानी जो हमारा ल्यूमिनियस पार्ट होता है वो कौन सा होता है? देख सकते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा कैंडल भी है। ठीक है, और कैंडल में देखिए सबसे ऊपर है पूर्ण दहन का, यानी बाह्य क्षेत्र जो कि नीला होता है। ये मध्य क्षेत्र है जो कि आंशिक दहन वाला मध्य भाग वाला क्षेत्र होता है जो कि पीला होता है। और ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है जो कि काला होता है। और ये ऊपर वाला जो है पूर्ण दहन का भाग, ये सबसे गर्म होता है। फिर ये मिडल वाला कम गर्म होता है और ये नीचे वाला सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे सभी छात्र आंसर करेंगे। जी हाँ बच्चों, यदि आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य क्षेत्र, देन आपका आंसर सही है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो कि ये मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती का ये जो मध्य भाग है जो कि पीला कलर का होता है, इसे हम लोग प्रदीप्त भाग भी कहते हैं। ये जो मध्य वाला भाग है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त भाग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोमबत्ती है, इसका जो मध्य भाग है इसका कलर पीला होता है, इसे हम लोग प्रदीप्त भाग भी कहते हैं। और ऊपर वाला जो है पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र जो कि नीला होता है, इसे अप्रदीप्त भाग भी कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जो है ये कौन सा भाग है? अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वाला भाग है, अप्रदीप्त। ठीक है, और ये मध्य क्षेत्र वाला जो भाग होता है ये कौन सा क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों? मध्य क्षेत्र वाला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मध्य क्षेत्र वाला कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तो मध्य क्षेत्र वाला ये प्रदीप्त भाग होता है, प्रदीप्त भाग, प्रदीप्त भाग। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया। यानी पूर्ण जो है, देखो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो पूर्ण दहन वाला क्षेत्र होता है, जिसे बाह्य क्षेत्र कहते हैं, नीला कलर का होता है, इसे अप्रदीप्त भाग भी कहते हैं। और जो ये मध्य क्षेत्र वाला भाग है इसे प्रदीप्त भाग भी कहते हैं। और ये आंशिक दहन वाला भाग भी कहलाता है जो कि पीला होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। सभी बच्चों को एक बार क्लियर करेंगे, जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे एक बार क्लियर करेंगे इस चीज़ को। PDF मिल जाएगा आपको, हर एक क्लास का PDF जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है?
कौन सा बहुलक है जो कि एक पॉलीएमाइड है? नायलॉन, रबड़, वल्कनीकृत रबड़ या टेरिलिन? चलिए, कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है? नायलॉन है, रबड़ है, या वल्कनीकृत रबड़ है, या टेरिलिन है? सभी बच्चे बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, यहाँ पे बहुलक कौन सा एक बहुलक है जो कि एक पॉलीएमाइड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रबड़। ठीक है, रबड़ जो है बच्चों ये एक ऐसा बहुलक है जो पॉलीएमाइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड होता है? रबड़ होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नायलॉन की बात करें, नायलॉन ये क्या है? नायलॉन क्या है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे हमारे सभी छात्र, नायलॉन क्या है? तो बच्चों ये एक कृत्रिम पॉलीएमाइड है, कृत्रिम, ये जो है ना कृत्रिम पॉलीएमाइड है, यह एक कृत्रिम पॉलीएमाइड है, जो कि ध्यान देना है, यह कृत्रिम पॉलीएमाइड है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे देख रहे हैं। टेरिलिन क्या है बच्चों? टेरिलिन, ये टेरिलिन क्या है? तो बच्चों ये जो है ना, ये हमारा फैब्रिक एवं सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लिख लीजिएगा, सभी बच्चे लिखेंगे। यह हमारा जो है ना फैब्रिक, ये हमारा क्या होता है बच्चों? फैब्रिक और सिंथेटिक पॉलिस्टर होता है। ये फैब्रिक और सिंथेटिक, सिंथेटिक लिखना है, क्या? सिंथेटिक, सिंथेटिक। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फैब्रिक और सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर है। ठीक है, पॉलिस्टर फाइबर है, लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं है ना। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेना है। तो नायलॉन क्या है बच्चों? ये कृत्रिम पॉलीएमाइड है। टेरिलिन क्या है? तो ये हमारा फैब्रिक सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक क्लोरोफॉर्म होता है? क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे रासायनिक सूत्र बताना है, जल्दी बता दो। CH2Cl2 होगा, CHCl3 होगा, CCl4 होगा, या CH3Cl होगा? जल्दी से हमारे जितने भी छात्र हैं, है ना, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो केमिकल फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा? चलिए, क्लियर दिख रहा है ना सभी बच्चों को, सभी छात्र को क्लियर दिख रहा है? एक बार बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करेंगे। जी हाँ, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बच्चों वेल डन, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? CHCl3। देखो CHCl3 कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, यही हमारा क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, जिसे हम लोग ट्राई क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। CHCl3 इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म, या फिर इसको ट्राई, इसको क्या कहा जाता है? ट्राई क्लोरोमीथेन कहा जाता है, ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों के मैं यहाँ पे कमेंट देख रहा हूँ। अब इसके बाद देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे CCl4, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? CCl4 ये क्या होता है? ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। लिख लो यहाँ पे, ये हमारा क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए लिख लिए, हाँ जी, ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे क्या है? CH3Cl, ये क्या है? CH3Cl, तो ये क्लोरोमीथेन है। CH3Cl क्लोरोमीथेन है, क्या है? क्लोरोमीथेन है। CH3Cl क्या है? हमारा क्लोरोमीथेन है। लिख लो यहाँ पे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अयस्क सीडेराइट कहलाता है? सीडेराइट अयस्क के नाम से किसको जानते हैं? FeCO3 को, Fe3O4 को, CuFeS2 को, Fe2O3 को? जल्दी से बताएंगे, हमारे जितने भी छात्र हैं सभी छात्र इस प्यारे से प्रश्न का आंसर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोग बता रहे हो FeCO3, ये हमारा सीडेराइट अयस्क होता है। तो कौन सा अयस्क सीडेराइट कहलाता है? यानी FeCO3 जो है ये सीडेराइट के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है? आयरन कार्बोनेट है। क्या है बच्चों? इसे सीडेराइट तो कहते ही हैं, साथ में इसे आयरन,
साथ में इसे जो है बच्चों हम लोग आयरन और आयरन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। आयरन कार्बोनेट के नाम से, आयरन कार्बोनेट के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। ठीक है, आयरन कार्बोनेट के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। याद रखना, याद रखना। अच्छा बच्चों, ये Fe3O4 ये क्या है? Fe3O4 जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे हमारे सभी छात्र। ये जितने भी हैं ना, सबके आपको नाम मालूम होना चाहिए। जैसे सिडेराइट अयस्क किसे कहते हैं? तो FeCO3 को कहते हैं, और इसका अन्य नाम भी है, यानी आयरन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसे Fe3O4। Fe3O4 इसे क्या कहते हैं सर? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। इसे हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड है ये आयरन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड, इसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा CuFeS2, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे कॉपर आयरन सल्फाइड। ठीक है, कॉपर आयरन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। CuFeS2 इसको किस नाम से जानते हैं? कॉपर आयरन सल्फाइड, कॉपर आयरन सल्फाइड, कॉपर आयरन सल्फाइड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे है Fe2O3। Fe2O3 इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो इसे भी जो है हम लोग आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, Fe2O3 यानी इसे हम लोग आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं इसे हम लोग। चलिए, सभी बच्चों ने लिख लिया? एक बार सभी छात्र यस बोल देंगे ताकि मैं कंफर्म हो सकूं और इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकूं। सभी बच्चे बता देंगे, सभी बच्चे बता देंगे। जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं सभी के सभी केमिस्ट्री क्वेश्चन है, और ये सब PYQ से लिए गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हो गया बच्चों? ओके, चलिए हो गया। अगला प्रश्न है, वायु की अनुपस्थिति में होने वाली जो भी क्रिया है, यानी वायु के एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में जो होने वाली अभिक्रिया है, यानी दे रखा है यहाँ पे ZnCO3। ठीक है, ये बना है किसके साथ रिएक्शन करके? ZnO प्लस CO2। तो जब यहाँ पे ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो इससे जो प्राप्त हुआ उत्पाद है ना, ये हमारा ZnCO3 है। तो भाई ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी वायु की यहाँ पे अनुपस्थिति है, एयर का एब्सेंस है, तो ये वाली जो अभिक्रिया होगी कौन सी अभिक्रिया होगी? तो निस्तापन होगा। ठीक है, निस्तापन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सर आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निस्तापन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना है। चलिए चलिए, इसी के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, दिया है। क्या दिया है? कार्बन और ऑक्सीजन ये रिएक्शन करता है और ये CO2 बनाता है, प्लस में 385 किलो जूल जो है ऊष्मा निकलती है। और देखो यहाँ पे परमाणु भार दे रखा है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तब कार्बन का कैलोरी मान जो है कितना होगा? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे देखो kg या KJ यानी किलो जूल। ठीक है, 385 किलो जूल दे रखा है कि भाई ऊष्मा निकलती है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग को दिया है, क्या दिया है? देखिए सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो कार्बन जो है ना, कार्बन ये कितना ग्राम होता है, यानी इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, यानी कार्बन 12 ग्राम का होता है। लेकिन यहाँ पे किलो जूल है, तो हमको इसको kg में बदलना होगा सर। ठीक है, इसको हमको क्या करना होगा? kg में बदलना होगा। यानी kg में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यानी ग्राम से kg में आना है तो 1000 से भाग लगाएंगे। तो 12 में 1000 से जब हम भाग लगाएंगे तो ये अब kg में आ जाएगा। यानी ये कितना आ गया? कार्बन हमें कितना मिला? यहाँ से बोल सकते हैं कितना मिला सर? बताएंगे सभी बच्चे कितना मिला? तो ये मिल गया देखो 0.012 kg। ठीक है, इतना मिल गया आपको, इतना मिल गया। यानी देखो कार्बन जो है 12 ग्राम है, ग्राम था, इसको हमने kg में बदला, यानी 1000 से भाग लगाएंगे। तो 12 में 1000 से भाग लगाओगे तो इतना आ जाएगा 0.012 kg। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? तो बस इतना जानो। यहाँ पे क्या जानना है? सिंपली आपको जो जानना है वो देखो यहाँ पे क्या है, मामला क्या है सर? मामला यही है कि इतना kg कार्बन, कितना? 0.012 kg, इतना kg कार्बन। ठीक है, इतना kg कार्बन जो है
ये कितना किलो जूल बना देता है? 385 किलो जूल बना देता है। ठीक है, यानी ऐसे समझ सकते हो कि इतना कार्बन को हम लोग जलाते हैं तो हमें इतना ऊष्मा प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? सर अगर हम 0.01 kg कार्बन को जलाएं, ठीक है, तो हमें इतना यानी 385 किलो जूल यहाँ पे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे 1 kg का सिंपली निकालना है, तो 1 kg का निकालोगे तो इसके लिए क्या करना होगा? 385 में भाग लगाना होगा 0.012 से। ठीक है, अगर इतना केजी बराबर इतना, तो 1 केजी बराबर कितना? यानी यहाँ पे यही पूछा है ना कार्बन का कैलोरी मान। तो भाई इतना केजी कार्बन जब हम लोग इसको जलाते हैं तो इतना केजी हमें ऊष्मा प्राप्त होता है। तो 1 केजी जलाएंगे यानी 385 बटा में ये नीचे आ जाएगा। अब इतने को ही सॉल्व करो, इतने को ही सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करना आपका काम है सर, सॉल्व करना आपका काम है। तो इतने को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओगे। यहाँ पे 385 में अगर हम भाग लगाएंगे 0.012 से तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा एग्जैक्ट मतलब 32 के समथिंग आ जाएगा, 32 किलो जूल। 32 किलो जूल जो है लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला चीज़ है ये, देखो ये आपको खुद से करना है क्योंकि मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन इसमें रहता है, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। ठीक है, तो घर पे सॉल्व कर सकते हो। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक प्रतिक्रिया दी गई है, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो CO2 बनाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और 385 किलो जूल जो है ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तब यहाँ पे कार्बन का कैलोरी मान पूछा है। हमें पता है कि कार्बन 12 ग्राम होता है, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। तो कार्बन 12 ग्राम दे रखा है, लेकिन इसे केजी में बदलना है। क्यों? क्योंकि किलो जूल में यहाँ पे बात हुई है। तो 12 में 1000 से भाग लगाएंगे तो कार्बन हमें इतना मिला। ठीक है, तो हमें पता है कि इतना केजी कार्बन जो है जलाया जाता है तो इतनी हीट हमें प्राप्त होती है। तो 1 केजी जब कार्बन को जलाएंगे तो कितना हमें ऊष्मा मिलेगा, कितना कैलोरी मान मिलेगा? तो इतना मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर, क्रायोलाइट क्या है? तो आप सभी बताएंगे यहाँ पे क्रायोलाइट क्या होता है। बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्रायोलाइट क्या है, यानी इसका फॉर्मूला पूछ रहा है कि क्या होगा। Al2O3 होगा, Na3AlF6 होगा, या NaAlO2 होगा, या AlCl3 होगा। जितने भी हमारे छात्र हैं जो इस क्लास को कर रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो एक लाइक अवश्य दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा जो है मोटिवेट मिलता है, यानी मोटिवेशन खुद में मिलता है कि नहीं भाई आप लोग के लिए और भी बैक टू बैक क्लासेस लानी चाहिए, है ना, और भी मेहनत करना चाहिए हम सभी टीचर्स को। तो आप लोग को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक अवश्य देना, है ना बच्चों। तो क्रायोलाइट क्या है बच्चों? क्रायोलाइट जो है ये एक अयस्क होता है, किसका? एल्युमिनियम का। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होगा यानी जो सूत्र होगा वो क्या होगा? तो बच्चों वो होता है Na3AlF6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्या बात है सर, क्या बात है। अब देखो यहाँ पे एल्युमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट हो गया। एक बॉक्साइट भी होता है, बॉक्साइट, उसका सूत्र बता सकते हो? देखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन सा हो जाएगा आपको हम बता देते हैं। एक तो क्रायोलाइट हो जाएगा, क्रायोलाइट जिसका फॉर्मूला क्या है? क्रायोलाइट का देखो फॉर्मूला यही है Na3AlF6, ये हो जाएगा। इसके बाद जो है बच्चों आपका एक बॉक्साइट भी होता है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का सूत्र बताओ। बॉक्साइट जो है इसका प्रमुख अयस्क है, किसका? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है और इसका सूत्र क्या होता है? Al2O3, याद रखना Al2O3 होता है। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। यह एक रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। रॉकेट ईंधन का यानी रॉकेट फ्यूल का एग्जाम्पल कौन होगा? H2O2, N2O4, HNO3 या हाइड्रोजन? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे रॉकेट ईंधन का उदाहरण, रॉकेट ईंधन का उदाहरण के बारे में पूछ रहा है। जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। यदि आप लोग बता रहे हो हाइड्रोजन तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है बच्चों यह रॉकेट ईंधन का बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है। ठीक है, रॉकेट। ठीक है,
चलिए अच्छी बात है। अच्छा बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे हवाई जहाज हो गया, रॉकेट हो गया, ये सब अपनी उड़ान भरते हैं, तो ये सब अपनी उड़ान जो है वायुमंडल के किस परत में भरते हैं? यानी जेट विमान हो गया, रॉकेट हो गया, है ना, तो ये सभी अपनी उड़ान जो है वायुमंडल के किस परत के अंतर्गत भरते हैं? यानी एटमॉस्फेयर के किस लेयर में ये उड़ते हैं, अपनी उड़ान भरते हैं? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। जी हाँ, रॉकेट किस परत में उड़ता है? रॉकेट अपनी उड़ान, रॉकेट हो गया या आपका जेट विमान हो गया, ये सब अपनी उड़ान किस परत के अंतर्गत भरते हैं? रॉकेट या जेट विमान ये सभी किस परत में अपनी उड़ान भरते हैं? समतापमंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ये सब उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ये सब अपनी उड़ान भरते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है H2O2 है, H2O2 ये क्या है सर? ये हमारा हाइड्रोजन पायरोक्साइड है। क्या है? हाइड्रोजन पायरोक्साइड। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन पायरोक्साइड, हाइड्रोजन पायरोक्साइड, पायरोक्साइड। ठीक है, चलिए बहुत खूब बच्चों, क्या बात है सर, वेल डन। इसके बाद देखोगे यहाँ पे HNO3 है। HNO3 हमारा क्या होता है? ये हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक एसिड होता है ना। क्या है ये? हमारा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें बच्चों। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पे, पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम गैस। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, C4H10 या CH4। तो यहाँ पे पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, यदि आप लोग बता रहे हो C4H10 यानी जो कि हमारा ब्यूटेन होता है, ये हमारा पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक माना जाता है। C4H10 यानी इसको हम लोग पेट्रोलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम भी कहते हैं, और ये मुख्य घटक होता है पेट्रोलियम गैस का। सॉरी, C4H10 जो है ना, ये क्या होता है? ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है जो कि हमारा पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक माना जाता है। अब देखो कभी कभी पूछ लेता है, देखो बहुत से क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ ले जाते हैं। जैसे भाई पूछ लेता है कॉल गैस का मुख्य घटक कौन कौन सा है, प्रोड्यूसर गैस का मुख्य घटक कौन कौन सा है। तो आइए इन सब को भी लिख लेते हैं। ठीक है सर, इन सब पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछता है कि कॉल गैस, कॉल गैस, कॉल गैस का सभी बच्चे बताएंगे। देखिए सभी बच्चे कमेंट करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉल गैस का मुख्य घटक कौन कौन सा हो जाएगा बच्चों? कॉल गैस तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो हाइड्रोजन गैस प्लस में मीथेन, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ये हमारा कोल गैस का मुख्य घटक होता है। कोल गैस का मुख्य घटक कौन कौन सा हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, देख पा रहे हो बच्चों। चलिए इसके बाद प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछ लेता है कि प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो नाइट्रोजन गैस, है ना। प्रोड्यूसर गैस के बारे में भी लिख लो, तो ये नाइट्रोजन गैस का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, तो लिख लो, ये सब पूछ लेता है। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस जो है किन गैसों का मिश्रण होता है? तो देखो बच्चों, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन गैस प्लस में हाइड्रोजन गैस, यानी इन तीनों गैसों का मिश्रण होता है ये प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, सभी को क्लियर है भाई? सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे यहाँ पे। कोल गैस जो है किन गैसों का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो देखो बच्चों, आपके जो बिहार पैरामेडिकल में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो कुछ ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल यही रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत किए हो। अब देखो, अगर आप पेड कोर्स में ज्वाइन लेते हो तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा वो टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तो टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले
थ्योरी सेक्शन करवाया जाएगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं, और उसके बाद जब टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो आपको PYQ के क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। तो पेड कोर्स में आपको सही तरीके से जो है गाइडेंस मिलता है। वहाँ पे रेगुलर टेस्ट भी होता है, जिससे आप लोग को भी पता चले कि हाँ आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, कौन सा सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस पे आपको अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। तो अगर आपको पेड कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो नीचे स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है 8100696584। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, देखो अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न कहूँगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे यहाँ पे, जल्दी बताएंगे यहाँ पे, सभी छात्र बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभिक्रिया से रिलेटेड है। बोल रहा है कि जब सल्फर की गर्म सांद्र HNO3 से क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस बनेगी। यानी देखो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, आप लोग बनाओ तो भाई इस क्वेश्चन को। जब सल्फर, ठीक है, सल्फर ये जब गर्म सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले बताओ ये क्या क्या बनाएगा। सभी बच्चे बताएंगे? जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे। थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूँ, चलो थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूँ, थोड़ा कमेंट भी देखना पड़ेगा ना आप लोग का, भाई कमेंट भी देखना पड़ेगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और देखो ये रिएक्शन से रिलेटेड प्रश्न तो भाई काफ़ी बार पूछे जाते हैं। रिएक्शन से रिलेटेड ना जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, वो काफ़ी टाइम्स देखे गए हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो देखो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है यहाँ पे, जल्दी बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। तो देखो जब यहाँ पे सल्फर HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, प्लस में NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनेगा, प्लस में वाटर H2O बनेगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब बताओ यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। यानी देखो जब सल्फर ये हमारा नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस, यानी सॉरी यहाँ पे जब सल्फर है ये नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनेगा, और वाटर जो है ये भी बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से कमेंट में यस बोल देंगे। चलिए सभी बच्चों को अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस बोल देंगे। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ हाँ, देखो ये क्या है बच्चों, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि दो ऑक्सीजन है ना, एक नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जब सल्फर ये आपका प्रतिक्रिया करेगा यानी रिएक्शन करेगा किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी और वाटर भी बनेगा। ठीक है, चलिए चलिए इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों अगला प्रश्न है, एक वस्तु को, सर देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच रखा जाता है जबकि समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर झुका है, तब बताना है प्रतिबिंब कितना बनेगा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे अधूरा कहा जा सकता है। यानी देखो एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, उस वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच में रखा गया है। ठीक है, और 90 डिग्री एंगल पे रखा गया है, तब आपको बताना है कि भैया बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, यानी कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो बताना है। तो इसका एक सूत्र होता है, इसका एक सूत्र होता है, यानी बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या यानी n निकालना होता है। तो ये बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन में थीटा माइनस में 1। ठीक है, अब देखो इस सूत्र का यूज़ तभी करेंगे जब यहाँ पे हम 360 डिग्री में पहले थीटा से भाग लगाकर देखेंगे, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर हम भाग लगाएं और सम संख्या आता है, सम संख्या यानी वही जो 2, 4, 6, 8 यानी वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम 360 डिग्री में थीटा से भाग लगाएंगे और कट जाएगा, यानी अगर सम संख्या आता है तो ही इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 360 डिग्री में हमने 90 डिग्री से भाग लगाया, 4 आया, तो 4 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसी सूत्र का यूज करेंगे। तो n बराबर में
360 डिग्री अपॉन में थीटा, 360 डिग्री अपॉन में थीटा बराबर 4 आया तो डायरेक्ट 4 लिखेंगे और -1। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा यानी 3। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है सर आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? एक बार जल्दी से यस बोल दो। क्या बात है सर, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण की चाल, निर्वात में ऊष्मा विकिरण की चाल कितनी होती है बच्चों? 1120 मीटर पर सेकंड होती है। 1 लाख क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,60,000 मीटर पर सेकंड है, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, या 1230 मीटर पर सेकंड है। जल्दी से बताओ। तो बच्चों निर्वात में ऊष्मा विकिरण की जो चाल होती है वो कितनी होती है? वेल डन बच्चों, अगर आप लोग बता रहे हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, देन आपका आंसर सही है। तो इतना ही होता है, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। निर्वात में ऊष्मा विकिरण की जो चाल होती है वो इतनी होती है। चलिए, प्रतिध्वनि जो है इसके कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि समझते हो, इको। प्रतिध्वनि का मतलब मान के चलो एक श्रोता है और एक बोलने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसका जो पूरा डेफिनेशन है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रतिध्वनि होता क्या है, मान के चलो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ और मेरे सामने कोई दीवार है या कोई पहाड़ी है, तो मैं जैसे ही बोला तो मेरी आवाज़ दीवार या किसी पहाड़ी से टकराकर पुनः सुनाई देती है ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि होने का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन है। मतलब ध्वनि जो है टकरा जाती है और फिर वापस पुनः आ जाती है। तो ये किसके कारण होता है, ये परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि जो है यानी जब कोई आदमी बोल रहा है, उसकी आवाज़ किसी दीवारी या फिर किसी पहाड़ी से टकरा कर पुनः उसको सुनाई देती है, तो वो प्रतिध्वनि होती है। तो ये किसके कारण होता है, ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, ध्वनि से रिलेटेड भी ना काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे तो प्रतिध्वनि है, ध्वनि से रिलेटेड प्रश्न ये पूछा गया था कि ध्वनि जो है किस माध्यम में यात्रा नहीं करती, बता सकते हो? इन विच मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं करती, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं करती, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं करती, बताओ कहाँ पे यात्रा नहीं करेगी? ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं करती, इन विच मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। तो बच्चों ध्वनि जो है वो निर्वात वाली जगह में यात्रा नहीं करती, निर्वात, ठीक है। और ध्वनि का संचरण जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक जो है सॉलिड वाली वस्तुओं में होता है, फिर उससे कम लिक्विड वाली वस्तुओं में होता है, और फिर सबसे कम गैस वाली वस्तुओं में होता है। और कहाँ ध्वनि यात्रा करती ही नहीं है, तो बच्चों निर्वात वाली जगह में ध्वनि यात्रा नहीं करती, निर्वात वाली जगह में, ठीक है। तो देखो ये भी रिलेशन याद रखना कि सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण जो है सॉलिड वाली वस्तुओं में होगा, फिर उससे कम लिक्विड वाली वस्तुओं में होगा, और सबसे कम गैस वाली वस्तुओं में होगा। ये रिलेशन याद रखना है। हो गया? चलिए सभी बच्चे बताएंगे हो गया भाई, लिख लिए। बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। चलो अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। 4 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर के दो लेंस एक दूसरे के स्पर्श में रखे गए हैं, तो संयोजन की फोकस लंबाई क्या होगी? भाई फोकस लंबाई पूछा जा रहा है, संयोजन की जो फोकस लंबाई है वो क्या होगी? तो 4 डायोप्टर, ठीक है, और -2 डायोप्टर के दो लेंस एक दूसरे के स्पर्श में रखे गए हैं, एक दूसरे के टच में रखे गए हैं, तो उन संयोजन की फोकस लंबाई के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा? तो करना कुछ नहीं है, सूत्र होता है F बराबर, यानी फोकस लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी D1 + D2। यानी जो पहला दिया है डायोप्टर उसे लिख लो, यानी 4 दिया गया है, फिर प्लस का चिन्ह है, और डायोप्टर 2 क्या दिया हुआ है, -2 कर लो। तो यहाँ पर 4 में से, अब देखो 4 है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया, यानी 4 - 2, 4 - 2 यानी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना। तब यहाँ पे बताओ F बराबर क्या आया, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है भाई राइट आंसर हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न कहूँगा बच्चों, इसको मैं काफ़ी अच्छा प्रश्न कहूँगा। दो स्थानों के बीच की दूरी का पहला आधा एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, और भी शेष आधा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसका औसत चाल बताओ। अच्छा, यहाँ पे क्या निकालना है इस प्रश्न में, आपसे क्या कहा जा रहा है, अगर ये कोई बच्चा हमें बता देगा तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो देखो बच्चों, कोई दूरी है, ठीक है, उस दूरी को एक कार तय करती है, तो सबसे पहले क्या करती है भाई कि पहली आधी दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर बची हुई दूरी यानी शेष आधी दूरी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तब औसत चाल बताओ। यानी देखो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमें औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, याद है? औसत चाल याद करो, मैंने फॉर्मूला बताया था। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है भाई, औसत चाल निकालना है ना, हम फॉर्मूला जानते हैं। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब भाई दूरी है वो, ठीक है, दूरी है यानी कुल दूरी मान लेते हैं हम लोग, कितना है तो बच्चों कुल दूरी 2x मान लेते हैं। ठीक है, मानना ही पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी आपको 2x मानना पड़ेगा। 2x क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसमें से आधी दूरी वो यानी 2x कुल दूरी माने है ना, तो इसमें से आधी दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और फिर शेष की आधी दूरी यानी फिर से x किलोमीटर की दूरी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी देखो कहना यही चाहता हूँ कि देखो समय यानी टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। तो हम यहाँ पे अगर मैं बोलूँ टाइम बराबर यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी, तो दूरी में देखो आधी दूरी, सबसे पहले समझो पहला आधी दूरी यानी वही x किलोमीटर की दूरी, तो x किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली। ठीक है, अब देखो 2x कुल दूरी था, जिसमें से आधी दूरी, भाई 2x क्या है, कुल दूरी है, तो आधी दूरी इसकी क्या हो जाएगी, यानी 2x का आधा क्या होगा, x होगा, तो x किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला। ठीक है, और फिर बची हुई शेष आधी दूरी, तो अब बची हुई दूरी कितनी है, x ही बची हुई है, तो x किलोमीटर की दूरी अब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। ठीक है, तब यहाँ से आप टाइम निकाल लो। सर टाइम कितना आ जाएगा, निकालो यहाँ से टाइम, यानी यहाँ पे देखो 40 और 60 कैल्सियम लोगे तो 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं 5x अपॉन 120, यानी काटोगे 24 बार में चला जाएगा, तो x बटा में क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी समय हमको पता चल गया, समय पता चल गया सर, यहाँ पे टाइम पता चल गया, टाइम जो है क्या पता चला, x बटा 24। ठीक है, तो हमको निकालना है कि औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालना है ना, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है 2x है सर, कुल दूरी कितना है 2x है, बटा में कुल समय, समय कितना निकला, टाइम कितना निकला, देखो टाइम कितना निकला x अपॉन 24, तो 24 ऊपर चला जाएगा, तो x से x कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। समझ में आया? हाँ जी, सभी बच्चे एक बार बता देंगे समझ में आया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझा दें, देखो फिर से एक बार मैं चीज़ों को समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। औसत चाल पूछ रहा था सर, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, तो कुल दूरी ऐसे प्रश्नों में आपको 2x मान लेना है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि पहला आधी दूरी वो इतने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, फिर शेष की आधी दूरी इतने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो यहाँ पे कुल दूरी आपको 2x मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुल दूरी अगर 2x माने हम, तो आधी दूरी यानी 2x का आधा क्या होता है, x होता है, तो आधी दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, फिर शेष की आधी दूरी यानी अब 2x में से x चला गया तो बचा x, तो शेष आधी दूरी यानी x, फिर ये x किलोमीटर की दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, तो समय जो है x बटा कितना आ जाएगा
24 आ जाएगा। तो भाई कुल दूरी 2x है, कुल समय x बटा 24 था, तो 24 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ भाई मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, अर्धचालकों में धारा जो है किन के द्वारा बहती है? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण, होल के कारण, इलेक्ट्रॉन का होल के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। चलिए, तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सभी हमारे छात्र बताएंगे। तो वेल डन बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एवं होल के कारण जो है सेमीकंडक्टर में धारा बहती है। अब जैसे देखो, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, बता सकते हो? सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? आपका सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। जर्मेनियम हो जाएगा सर, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम भी क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। जर्मेनियम हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है प्यारे बच्चों? सभी के सभी अर्धचालक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में होता है, क्या होता है? मंड होता है, सेल्यूलोज होता है, काइटिन होता है या फास्फोलिपिड होता है? जल्दी हमारे जितने भी छात्र हैं भाई, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। लाल शैवाल हो गया या फिर हमारा हरा शैवाल हो गया, इस सब की कोशिका भित्ति जो है किस चीज़ से बनी होती है? लाल ही नहीं, रेड एल्गी ही नहीं, अगर ग्रीन एल्गी की भी बात करें तो उसकी भी जो कोशिका भित्ति होती है, उसका भी जो सेल वाल होता है वो किससे बना होता है? तो बच्चों वो सेल्यूलोज का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है, याद रहेगा बच्चों। यहाँ पे जो मंड है ये क्या है? ये हमारा क्या होता है? ये हमारा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। मंड जो है ये क्या होता है? ये हमारा क्या होता है बच्चों? याद रखना है, ये हमारा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, चलिए इतना ही जानो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पारितंत्र में किसका प्रवाह एक दिशा में होता है? एक पारितंत्र में किसका प्रवाह जो है, यानी इन चारों में से किसका प्रवाह सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होगा? ऊर्जा, कार्बन, नाइट्रोजन या पोटेशियम? तो बच्चों ऊर्जा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पित्त वर्णक का मूत्र में उत्सर्जन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? एनीमिया, डायबिटीज, रिकेट्स या पीलिया? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे, सभी बच्चे बताएंगे। पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट जो है उसका एक्सक्रेशन यूरिन में क्या चीज़ को शो करेगा, क्या इंडिकेट्स करेगा? वो किस बीमारी को दर्शाएगा भाई? पित्त वर्णक का मूत्र में उत्सर्जन होना ये किस बीमारी को दर्शाता है? तो ये पीलिया को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पीलिया। तो बच्चों पीलिया जो है आप सभी जानते हो कि यह एक विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस के कारण होता है। यह एक विषाणु जनित रोग है। रिकेट्स की बात करें बच्चों, तो रिकेट्स जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताओ, रिकेट्स। तो सर ये शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो गई, शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो रिकेट्स का शिकार होना पड़ सकता है। डायबिटीज़ यानी जिसको मधुमेह कहते हैं, ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण, है ना। अगर किसी को इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे डायबिटीज़ होता है ना। एनीमिया रोग की बात करें प्यारे बच्चों, तो खून की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया रोग कहते हैं। अगर खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग का शिकार होना पड़ सकता है? एनीमिया, खून की कमी। चलिए सभी बच्चे नोट डाउन कर लिए हैं तो भाई एक बार जल्दी से मुझे यस टाइप करके बता देंगे। पीलिया विषाणु जनित रोग है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, डायबिटीज़ यानी इंसुलिन की कमी के कारण होता है, एनीमिया खून की कमी के कारण होता है। चलिए लिख लिए हो, इरेज किया जाए। चलो अगला प्रश्न है, एक गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होता है, यानी एक गंधक युक्त अमीनो अम्ल इन चारों में से कौन है? सीरीन है, मिथियोनिन है या प्रोलिन है या एस्परजीन है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे। एक गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का जहाँ पे जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? मिथियोनिन, मिथियोनिन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिथियोनिन जो है ये हमारा गंधक युक्त अमीनो अम्ल को दर्शाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर।
अगला प्रश्न है, जीन प्रवर्धन में उपयोगी विकर कौन सा है? जीन प्रवर्धन में उपयोगी विकर जो है ये कौन सा होता है? तो ये कौन होता है बच्चों, जल्दी बताएंगे हमारे सभी छात्र। हाँ, TAQ पॉलीमरेज, TAQ पॉलीमरेज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए जब हम लोग चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इनके बारे में जानेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। फिलहाल अभी ये याद रखना है कि जीन प्रवर्धन में उपयोगी जो विकर होता है वो कौन होता है? TAQ पॉलीमरेज होता है। चलिए, tRNA में वह क्रम जो एक अमीनो अम्ल से जुड़ने में प्रयुक्त होता है। बच्चों tRNA आप जानते होंगे, तो इसमें वह क्रम बताना है कि जो अमीनो अम्ल से जुड़ने में प्रयुक्त माने जाते हैं। तो ये कौन है? CCA है, CCA है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, संघ आर्थ्रोपोडा में वर्गों की संख्या कितनी होती है? बताओ, संघ आर्थ्रोपोडा में जो वर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3, 4, 5 या 6? सभी छात्र बताएंगे। हाँ हाँ, संघ आर्थ्रोपोडा। चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। 6 बता रहे हो, देन आपका आंसर सही, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संघ आर्थ्रोपोडा में वर्गों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। अच्छा, जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ माना गया है वो किसे माना गया है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ किसे माना गया है? सबसे बड़ा संघ जो है किसे माना गया? चलिए ये प्रश्न मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देता हूँ। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का राइट आंसर बता पाते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक ले बाय बाय सभी को, गुड नाइट।